19 जुलाई 2026 असम का शिवसागर जिला। सुबह तक का सब कुछ सामान्य था। लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाज भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही गांव पानी के समंदर में बदल जाएगा। दोपहर के बाद मौसम अचानक बदल गया। पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश हुई। उसका असर धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों पर दिखने लगा। पानी तेज से बढ़ रहा था। शिवसागर के रहने वाले प्रशांत बोध ठाकुर के घर में पानी घुसना शुरू हुआ था कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि साल की इस तरह की पानी भी कुछ देर में उतर जाएगा, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग दिखा। महज 2 घंटे के अंदर पानी सीने तक पहुंच गया। परिवार के पास घर छोड़ने का भी समय नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। जान बचाने के लिए परिवार ने बिस्तर के ऊपर कुर्सियां रखी और फिर पूरी रात बैठा रहा। बाहर तेज बारिश और अंदर डर और बेबसी बनी हुई। उधर होलंगा कटोनी गांव में एक मां अपने 7 साल के बेटी के साथ पूरी रात पेड़ पर बैठी रही। नीचे उफनता पानी, ऊपर अंधेरी रात। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, ऐसी हजारों परिवार उस रात जिंदगी। लेकिन आखिर सवाल है कि हर साल असम में ऐसी बाढ़ क्यों आती है? क्या इसका कारण सिर्फ बारिश है या इसके पीछे असम का भूगोल, ब्रह्मपुत्र का नदी का रहस्य, 1950 के भूकंप का असर? क्यों हर साल बाढ़ और भी खतरनाक होती जा रही है? असम की बाढ़ सिर्फ बारिश की कहानी नहीं, इसके पीछे छिपी है इस राज्य की भौगोलिक बनावट। जब तक इसे नहीं समझेंगे तब तक असम की बाढ़ की असली कारण भी नहीं समझ पाएंगे। दरअसल में असम 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के पहाड़ी इलाका में तेज बारिश होती है तो अधिकांश पानी ढलान के कारण तेजी से नीचे उतरकर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पहुंचता है। अगर कम समय में बहुत अधिक बारिश हो जाए तो नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। जब नदी अपनी क्षमता से अधिक पानी लेकर बहती है तो आसपास के इलाके में जलमग्न लगने लगते हैं। एक और बड़ी वजह है कि गाद यानी कि सेडिमेंट। ब्रह्मपुत्र अपने 7 पहाड़ों से भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर की कण लाती है। समय के साथ साथ इनमें काफी गाद नदी के तल में जमा हो जाती है, जिससे कई जगह नदी का पानी सेमेनेंट और क्षमता प्रभावित होती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। 1950 के बड़े भूकंप के बाद कई जगह भूस्खलन हुआ और नदी के तंत्र में बड़े बदलाव भी आए। इसके बाद से ब्रह्मपुत्र के प्रभाव और गाद के पैटर्न में भी परिवर्तन देखने को मिले, जिसने बाढ़ की चुनौती को और भी जटिल बना दिया। ये सिर्फ प्राकृतिक कारण ही जिम्मेवार नहीं है। सबसे सवाल उठता है कि क्या इंसानी गतिविधियों और बदलती जलवायु ने भी इस खतरे को बढ़ाया है? सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्या समाधान संभव है या नहीं? अगर आप सोच रहे हैं कि असम की बाढ़ सिर्फ बारिश की वजह से आती है तो जवाब है नहीं। प्राकृतिक कारणों के साथ साथ इंसानी गतिविधियां भी इस संकट को और भी गंभीर बना रही है। पहला कारण है कि जंगलों की कटाई। जब पहाड़ों और जंगलों से पेड़ कम होते हैं तो बारिश का पानी जमीन में कम समाता है और तेजी से नदियां की ओर बहता है। इससे अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा बड़ा कारण है कि जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिकों अनुसार कई क्षेत्रों में कम समय में बहुत अधिक बारिश की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसी बारिश नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा सकती है और बाढ़ की स्थिति पैदा भी कर सकती है। बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन ने नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। कई जगह तो राहत शिविर बनाए गए हैं जहां भोजन, दवा और अस्थायी रहने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन जिन लोगों ने अपना घर, खेत और रोजगार खो दिया है उसके लिए मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। बाढ़ का असर सिर्फ कुछ दिनों तक नहीं रहता है, बल्कि कई परिवार महीनों तक इसकी कीमत चुकाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ऐसी तबाही झेलना ही असम की किस्मत है या इसकी कोई अस्थायी समाधान है भी या नहीं? बाढ़ आने के बाद सरकार हरकत में आती तो है, राहत शिविर बनाते भी है और बचाव अभियान चलाते भी है और प्रभावित परिवारों को तक मदद पहुंचाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन सवाल यह है क्या कि सिर्फ राहत पहुंचाना ही काफी है या बाढ़ आने से पहले जैसी तैयारी अगर होनी चाहिए जिससे नुकसान कम हो सके? असम में वर्षों से बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध बनाए जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अकेले तटबंध हर जगह पर्याप्त समाधान नहीं हो सकते। कई बार अत्यधिक जलस्तर या कटाव के कारण उन्हें नुकसान भी पहुंचता है। इसी लंबे समय तक योजना और नियमित रखरखाव की जरूरत होती है। नदियों की ड्रेजिंग यानी कि तल से गाद निकालने का काम भी जाता है। इसका उद्देश्य नदी की जल धारण क्षमता बढ़ाना होता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी में केवल ड्रेजिंग से समस्या का अस्थायी समाधान नहीं निकलेगा। इसके लिए पूरी नदी तंत्र को ध्यान में रखकर योजना बनानी होगी। दुनिया के कई देशों ने इस बाढ़ से निपटने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को मौजूद किया है। समय रहते ही लोगों तक सही जानकारी पहुंचने से जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम पूर्वानुमान, स्थानीय प्रशासन और लोगों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है।
जापान और नीदरलैंड जैसे देशों ने प्राकृतिक आपदाओं के साथ जीना सीखा है, जहां मजबूत चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित निर्माण और नियमित आपदा प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। तो भारत में ऐसे अनुभवों की से सीख लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर तैयारी की जा सकती है। कैमरे चले जाते हैं तो तब शुरू होती है असली लड़ाई। जिन लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं, उनके लिए हर नया दिन एक नई चुनौती बन जाता है। कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है, तो कोई अपनी जिंदगी की फिर से बनाने की कोशिश करता है। बाढ़ सिर्फ एक मकान नहीं बहाती, यह लोगों की सालों की मेहनत, फसल, रोजगार और सपनों को भी अपने साथ बहा कर ले जाती है। सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों को पड़ता है, जिन्हें दोबारा खड़े होने में महीनों लग जाते हैं, कई बार साल लग जाते हैं। हर आपदा हमें एक सीख देकर जाती है, समय पर चेतावनी, बेहतर राहत व्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचा और लोगों में जागरूकता, यही वे कदम है जो भविष्य में नुकसान को कम कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। असम की पहचान सिर्फ बाढ़ नहीं, यह राज्य अपनी संस्कृति, चाय बागानों, ब्रह्मपुत्र और मेहनती लोगों के लिए भी जाना जाता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में बेहतर तैयारी और समन्वय के साथ लोग सुरक्षित रहेंगे। इस वीडियो के लिए आपकी क्या राय है? क्या आप बाढ़ प्रभावित इलाके में और बेहतर तैयारी की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा है, पसंद आया है, तो इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके और जागरूक हो सके। मैं हूं आपके साथ विनय कुमार और आप देख रहे थे नेटवर्क हिंदुस्तान। मिलते हैं अगली बड़ी सच्ची और खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।